हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। ये टोटल आपका 7 मार्क्स का चैप्टर है। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, इसमें से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 4 मार्क्स का भी 1 क्वेश्चन आएगा। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। रिमेंबर, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो के बीच बीच में आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर डेरिवेटिव्स। इमेजिन यू आर अ फार्मर विद 10 एकड़ ऑफ लैंड। आप एक फार्मर है, आपके पास 10 एकड़ लैंड है। यू हैव टू चॉइसेस, आपके पास दो चॉइस है। इधर ग्रो राइस ऑन ऑल 10 एकड़, या तो आप पूरी की पूरी लैंड पर राइस ग्रो करें, या 5 पर राइस और 5 एकड़ पर वीट ग्रो करें। द प्रॉब्लम इज यू डोंट नो विच क्रॉप विल बी मोर प्रॉफिटेबल इन दिस ईयर। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, आपके पास तो 10 एकड़ लैंड है, आप कुछ भी ग्रो कर सकते हैं, टोटल राइस, टोटल वीट या हाफ हाफ। बट प्रॉब्लम यह है कि आपको तो पता ही नहीं कि फ्यूचर में कौन सी वाली क्रॉप पर आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। नाउ यू कुड मेक अ डील विद अ डिस्ट्रीब्यूटर बिफोर यू इवन स्टार्ट प्रोडक्शन। अब आपने एक समझदारी का काम करा। आपने क्या किया कि सबसे पहले प्रोडक्शन को शुरू करने से पहले एक डिस्ट्रीब्यूटर से डील करी। You and the distributor agreed that whatever you decide to grow, whether it is all rice or mix of rice and wheat, the distributor will buy it all you at a fixed price. अब डिस्ट्रीब्यूटर और आपकी जब डील हुई तो आपस का एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ कि आप जो भी फसल यहां पर लैंड पर कल्टीवेट करेंगे, जो भी फसल आप प्रोड्यूस करेंगे, आपकी वो फसल जो है डिस्ट्रीब्यूटर एक फिक्स प्राइस पर खरीद लेगा। अब प्राइस चाहे ज्यादा हो या कम हो, डिस्ट्रीब्यूटर रेडी है कि मैं इन एडवांस आपसे ये डील करता हूं कि आपकी जो क्रॉप है फ्यूचर में एक फिक्स रेट पर बाय करूंगा। दिस वे यू डोंट हैव टू वरी अबाउट वेदर योर क्रॉप विल सेल और इफ द प्राइस विल ड्रॉप। अब आपको तो बिल्कुल ही टेंशन खत्म होगी। क्यों? आपकी क्रॉप तो बिल्कुल वेल डिसाइडेड रेट पर बिकेगी, चाहे क्रॉप का रेट अप जाए या क्रॉप का रेट डाउन जाए। अब इसी का हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन यू आर अ बिजनेस ओनर हु फ्रीक्वेंटली इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री। आप एक बिजनेसमैन हैं और आप दूसरी कंट्री से अपना गुड्स मंगाते हैं एंड यू नीड टू पे फॉर दीज इंपोर्ट इन अ फॉरेन करेंसी। अब आप जब सामान इंपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली पेमेंट्स आप फॉरेन करेंसी में पे करेंगे। However, you are concerned about the fluctuating exchange rate, बट आपको इस बात का पता है कि एक्सचेंज रेट जो होता है कभी भी फ्लक्चुएट कर जाता है। तो कभी आपका $1 जो है ₹90 हो जाएगा और कभी वही जो डॉलर है ये ₹85 हो जाएगा, विच कुड इम्पैक्ट योर कॉस्ट। और इससे जो ₹5 का डॉलर का फर्क आएगा तो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। To manage this risk, you decide to enter into a derivative contract, a financial institute. अब आपने इस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करने की सोची फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। यू एंड द इंस्टीट्यूशन एग्रीड ऑन ए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। आपने इंस्टीट्यूशन से एक फिक्स डील कर दी कि मैं आपके से $1 जो है 88 रुपीज का बाय करूंगा। अब फ्यूचर में चाहे $90 हो या 85 हो, आपका तो एक रेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास फिक्स है। You will need to purchase in future. This agreement is a derivative contract. तो ये जो हमारा एग्रीमेंट होता है, this is known as derivative contract. Now when the time comes to make the actual payment, अब जब एक्चुअल पेमेंट देने की बारी आई 2 months बाद या 3 months later, even if the exchange rate has become less favorable, मार्केट में एक्सचेंज रेट का वेरिएशन इतना आया रेट में कि आपके लिए वो कोई भी फेवरेबल नहीं है। मतलब मार्केट में सबके लिए वो सिचुएशन फेवरेबल नहीं है। यू आर नॉट अफेक्टेड, लेकिन आपको तो इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यू कैन बाय द फॉरेन करेंसी एट द प्री एग्रीड फिक्स रेट, क्योंकि आपने ऑलरेडी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ एक रेट पर अपने डॉलर को कैटेगराइज करके, क्योंकि आपने अपनी फॉरेन करेंसी को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ एक रेट पर फिक्स कर रखा, विच कुड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम पोटेंशियल लॉस। और इससे क्या होता है कि आप लॉस होने से बच जाते हैं टू अनफेवरेबल करेंसी मूवमेंट। तो अल्टीमेटली ये जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं, जो मैंने अभी आपको एक फार्मर वाले केस में बताया और एक फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में बताया, ये जितने भी हमारे एग्रीमेंट होते हैं जिसमें हम प्रॉमिस करते हैं
फ्यूचर से रिलेटेड, दिस इज नोन एज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। इन सिंपल टर्म्स, it is deal that helps you avoid the risk of not selling your crop or getting a low price। एक तरीके से ये डील है जिसमें आप अपने रिस्क को खत्म कर देते हैं फ्यूचर में क्रॉप को सस्ते रेट पर बेचने से। इट इज लाइक हैविंग अ गारंटी बायर फॉर योर प्रोड्यूस राइट फ्रॉम द बिगनिंग, मेक योर फार्मिंग डिसीजन लेस रिस्की। एक तरीके से ये गारंटी होती है आपके फ्यूचर के डिसीजन की कि आप फ्यूचर में जो भी रेट आएगा आपके लिए वो लेस रिस्की रहेगा। तो अभी तक हम लोगों ने ये समझ लिया है कि डेरिवेटिव एक तरीके से हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसे हम लोग पहले से ही करके चलते हैं ताकि फ्यूचर में आने वाले रिस्क को हम लोग कम कर सकें या उसको बिल्कुल अवॉइड कर सकें। अब क्वेश्चन ये आता है, एक्सप्लेन हिस्टोरिकल रूट ऑफ डेरिवेटिव्स। ये डेरिवेटिव्स, ये जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये शुरू कहां से हुए? द कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव हैज एंशिएंट रूट गोइंग बैक टू द मेसोपोटामियन एरा। अगर हम बहुत पहले की बात करते हैं मेसोपोटामियन एरा की, इन दोस टाइम द 6 बेबीलोन किंग हम्मुराबी परमिटेड द सेल ऑफ गुड्स एंड एसेट एट अ प्री एग्रीड प्राइस। एक्चुअली बेबीलोन के किंग हम्मुराबी ने ये परमिशन दी थी कि आप प्री एग्रीड प्राइस पर अपनी चीजों का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर की डेट पर। दिस प्रैक्टिस एसेंशियली रिजेंबल व्हाट वी नाउ कॉल अ डेरिवेटिव। और एक तरीके से उसी चीज को अगर हम आज की भाषा में कहें तो इसे हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न डेरिवेटिव? आज की डेट में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये वाला सब्जेक्ट, ये वाला चैप्टर आपके कोर्स के अंदर है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है लर्न करना? इन द लास्ट 20 years इंटरनेशनल ट्रेड एंड द बिजनेस हैव ग्रोन अ लॉट। पिछले 20 सालों में इंटरनेशनल बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर चुका है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन वर्ल्ड वाइड। और पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन की लहर है और जिससे कि हर कंट्री का बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है। दिस इंक्रीज द नीड फॉर इंटरनेशनल मनी एंड फाइनेंशियल रूट। अब जब वर्ल्ड वाइड आप बिजनेस करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको इंटरनेशनल पेमेंट्स भी करनी पड़ेंगी। हाउएवर इट ऑल्सो ब्रॉट मोर रिस्क ड्यू टू द चेंज इन एक्सचेंज रेट। और ये जो इंटरनेशनल पेमेंट है इसके अंदर एक रिस्क तो ये हमेशा ही रहता है, जो हमारे एक्सचेंज रेट में चेंजेस आते हैं, इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आते हैं और स्टॉक प्राइस ग्लोबली बदल जाते हैं। These changes could harm business। अब आपका इंटरनेशनल बिजनेस है, आप डॉलर या यूरो की वजह से आपके बिजनेस पे फर्क पड़ सकता है, क्योंकि जब आपने ऑर्डर दिया तो प्रोडक्ट सस्ता था फॉरेन करेंसी में कन्वर्जन करने के बाद, लेकिन जब तक वो कंसाइनमेंट आपके पास आया वो चीज महंगी हो गई। टू डील विद दीज रिस्क फाइनेंशियल मार्केट क्रिएट न्यू टूल्स कॉल्ड फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। तो इसी वजह से फाइनेंशियल मार्केट में एक नया टूल फाइनेंशियल डेरिवेटिव आया है। दिस हेल्प प्रोटेक्ट बिजनेस फ्रॉम फ्यूचर प्राइस चेंजेस रिड्यूसिंग फाइनेंशियल रिस्क। और इस फाइनेंशियल डेरिवेटिव से ये तो हमें हेल्प मिली है कि कहीं ना कहीं बिजनेसमैन प्रोटेक्टेड हो गए हैं फ्यूचर के प्राइस चेंज होने से, और रिस्क को भी इन्होंने कम कर दिया है। अब इस चैप्टर को आगे की तरफ बढ़ने से पहले आपको दो टर्म बहुत अच्छे ढंग से समझनी पड़ेगी, और ये जो सी दो टर्म है आपके पूरे चैप्टर में बहुत जगह यूज होगी। एक्सप्लेन लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन। When someone holds a long position in a future contract, it means they have committed to buy the asset। मतलब जो बायर होते हैं उनके लिए हम लोग लॉन्ग पोजीशन वर्ड का यूज करते हैं, शॉर्ट पोजीशन। On the flip side, a short position in a future contract involve committing to sell the underlying asset। और जो सेलर होते हैं उनके लिए हम लोग शॉर्ट पोजीशन का यूज करते हैं। अब मैंने इसके लिए एक ट्रिक है, अब आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। एस जो एक वर्ड है ये शॉर्ट पोजीशन के लिए भी है और ये सेलर के लिए भी है। तो एस जहां पर होगा सेलर शॉर्ट पोजीशन, और डेफिनेटली अब जो दूसरा वर्ड बचा है लॉन्ग पोजीशन वो बायर के लिए आएगा। द पर्सन विद अ लॉन्ग पोजीशन एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ द एसेट ऑफ राइज ओवर टाइम। दे वांट टू बाय द एसेट एट द लोअर प्राइस। नाउ होता क्या है कि जो भी बायर होता है उसको पता होता है कि फ्यूचर में किसी भी प्रॉपर्टी का रेट या किसी भी एसेट का रेट या किसी भी डेरिवेटिव का रेट बढ़ सकता है, तो वो हमेशा सस्ते रेट पे उसको खरीदना चाहता है एंड सेल इट लेटर एट अ हायर प्राइस। और सस्ते रेट पे खरीद के हमेशा महंगे पर बेचना चाहेगा। शॉर्ट पोजीशन मतलब सेलर, someone with a short position anticipate that the price of the asset will fall, they aim to sell the asset at a higher price। और जितने भी सेलर होते हैं उन्हें पता होता है कि एसेट का रेट कभी भी गिर सकता है, तो इस वजह से उनको हमेशा हाई रेट पर बेचना चाहिए। देन बाय इट बैक लेटर एट अ लोअर मार्केट प्राइस। और बाद में महंगा बेचकर सस्ते रेट पर खरीदना चाहिए। मतलब अगर आप शेयर्स में भी देखिएगा बहुत से लोग क्या करते हैं,
एक सस्ते रेट का शेयर लिया, उसके बाद उसको महंगे रेट पर बेच दिया और कुछ दिनों बाद जब वो सस्ता हो गया उसको दोबारा से मार्केट से बाय कर लिया और इस तरीके से वो अपना पोजीशन पर प्रॉफिट जनरेट करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन डेरिवेटिव आर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अभी तक हम लोग डेरिवेटिव्स का मीनिंग समझ चुके थे, उसकी इंपॉर्टेंस समझ चुके थे, बट इंडिया में ये कब लॉन्च हुआ? इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ डेरिवेटिव मार्केट इज रिलेटिवली न्यू। इंडिया के अंदर ये जो डेरिवेटिव कल्चर है नया है। द इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विटी डेरिवेटिव मार्क्ड अ न्यू इरा इन द इंडियन कैपिटल मार्केट। और इंडियन कैपिटल मार्केट में जो इक्विटी डेरिवेटिव्स हैं इन्होंने एक नए युग की स्टार्ट करी थी। इंडेक्स फ्यूचर स्टार्ट इन जून 2000। आप प्लीज इस चैप्टर में डेट्स पे बहुत ध्यान रखिएगा। जून 2000 में इंडेक्स फ्यूचर स्टार्ट हुआ था एंड क्विकली सेबी एडेड इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स स्टॉक ऑप्शन एंड इंडिविजुअल स्टॉक ऑप्शन। द डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया हैज सीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड नंबर। अगर हम इंडिया में डेरिवेटिव मार्केट की बात करते हैं तो उन्होंने बहुत बड़ी ग्रोथ ली है, अमाउंट में भी और नंबर्स में भी। The turnover of National Stock Exchange grew from 2,365 crore in 2000-2001 to 3 crore 82 lakh 11,408 crore in 2013-14। तो आप खुद देखिएगा मात्र 13 से 14 साल में ये ग्रोथ, कितनी बड़ी ग्रोथ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में डेरिवेटिव्स की। और इसी के पैरेलल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 5021 करोड़ का बिजनेस था 2003-4 में, जो कि 2013-14 तक आते आते 92 लाख 19 लाख 434 करोड़ का हो गया। और इस टाइम तो हम 2023-24 की बात करेंगे तो ये डेटा और बहुत बड़ा हो चुका है। द रैपिड डेवलपमेंट इन डेरिवेटिव ट्रेडेड वाज हैपेंड इन जस्ट 14 ईयर्स। और ये जो सारा का सारा ग्रोथ थी ये सिर्फ 14 साल की ग्रोथ है। Thus there is a need to make the sense of availability of these new financial product। इस वजह से ये नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट का हमें वेलकम करना चाहिए, इसकी यूजफुलनेस को देखना चाहिए, पर्टिकुलरली अमंग द मीडियम एंड रिटेल इन्वेस्टर। खासकर जितने भी मीडियम और रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए ये जो नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट है ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स आर देयर। एक तरीके से कितने टाइप्स के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो हम इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। नाउ द फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मैं बात नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से करता हूं तो डेरिवेटिव हमारे 2 तरीके के होते हैं, फॉरवर्ड कमिटमेंट और कंटिजेंट क्लेम। फॉरवर्ड कमिटमेंट, you agree to sell 100 bags of wheat at a bakery for rupees 500 in 6 months। आप 100 बैग्स व्हीट के रेडी हैं किसी बेकरी में नेक्स्ट 6 मंथ में बेचने के लिए, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द मार्केट प्राइस गोज अप और डाउन। चाहे मार्केट का रेट इस एक बैग व्हीट का 500 रुपीज से ज्यादा हो या कम हो, बट आपको तो 500 रुपए का ही बेचना है। और ये कॉन्ट्रैक्ट आपने एक बेकरी वाले से कर भी लिया है। फॉरवर्ड कमिटमेंट डेरिवेटिव इन्वॉल्व अ गारंटीड इवेंट इन फ्यूचर। मतलब एक तरीके से फॉरवर्ड के अंदर हमारी गारंटीड इवेंट होती है फ्यूचर में। वंस द कॉन्ट्रैक्ट इज इनिशिएटेड नीदर पार्टी कैन बैक आउट विदाउट म्यूचुअल कंसेंट। एक बार अगर आपने फॉरवर्ड कमिटमेंट कर लिया किसी के साथ तो आप में से कोई भी पार्टी अपने आप बैक स्टेप नहीं ले सकती, आपस के म्यूचुअल से हो तो एक अलग बात है। वंस द फॉरवर्ड कमिटमेंट इज एस्टैब्लिश्ड नीदर यू नोर द मिल ओनर कैन बैक आउट ऑफ द डील without mutual consent। this commitment provides stable and assure of both the parties। तो कहीं ना कहीं ये जो कमिटमेंट है एक स्टेबिलिटी देता है दोनों पार्टीज के लिए। बट अगर मैं कंटिजेंट की बात करता हूं तो उसके अंदर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको वो फ्यूचर के अंदर मैच्योर करना ही करना है। यहां पर सिचुएशन, यू बाय एन ऑप्शन दैट गिव्स यू द राइट टू सेल 100 बैग ऑफ व्हीट रुपीज 500 इन 6 मंथ। आपके पास एक ऑप्शन है 100 बैग्स 500 रुपए के हिसाब से बेचने का। If the price drop, you will use the option to sell 500, but if the price goes up, you will sell at the market price। मतलब आपने इसके अंदर एक ऑप्शन रख दिया कि अगर 500 रुपए से कम होगा तो आप 500 के हिसाब से बेचेंगे, लेकिन अगर मार्केट प्राइस 500 की जगह 550 हो जाता है तो आप नए प्राइस 550 के हिसाब से बेचेंगे। मतलब इसके अंदर एक कंडीशन लग गई कि अगर रेट अप होगा तो अप रेट से बिकेगा, अगर लो होगा तो 500 से ही बिकेगा। Contingent claim derivatives are based on an exchange that depends on the specific event occur in future। कंटिजेंट क्लेम बेसिकली आपकी किसी एक स्पेसिफिक इवेंट पर बेस्ड होते हैं, अगर वो इवेंट फ्यूचर में होगी तभी ये हमारा कंसेंट चलेगा। इफ द इवेंट डज नॉट अकर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इनवैलिड। और अगर ये इवेंट नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा इनवैलिड हो जाता है। तो फॉरवर्ड एक कंपल्सरी कॉन्ट्रैक्ट और कंटिजेंट एक ऑप्शनल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें अगर ऑप्शन होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट आगे
मैच्योर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डेरिवेटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स। तो अगर मैं एसेट्स के हिसाब से देखता हूं, हम इक्विटी के बेस पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इंडेक्स, इंटरेस्ट रेट, करेंसी और कमोडिटीज। हम इन पांचों के बेस पर अपने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं। एक्सप्लेन डेरिवेटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लेस के हिसाब से। तो हम लोगों ने जैसा अभी तक पढ़ा था कि हमारे तीन कैटेगरी होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो थे हमारे फॉरवर्ड एंड कंटिंजेंट, सेकंड कैटेगरी थी हमारी एसेट्स के हिसाब से, तो एसेट्स के हिसाब से ये 5 एसेट्स की लिस्ट है। नाउ द थर्ड इज प्लेस के हिसाब से, एंड दिस इज 2 टाइप्स, ओटीसी एंड एक्सचेंज ट्रेडेड सिनेरियो। इफ यू चूज एन ओटीसी डेरिवेटिव यू माइट डायरेक्टली नेगोशिएट विद अनदर पार्टी। आप इसको कुछ इस टाइप से समझिए, आप गोल्ड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप गोल्ड बॉन्ड के जैसा कोई शेयर मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट करें जो कि बहुत लीगलाइज्ड है और विथ फुल ऑफ रूल्स रेगुलेशन है, इसे कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड सिनेरियो। और या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने आसपास किसी दुकान पर जाइएगा गोल्ड वाले की, और आप उस गोल्ड दुकान पर जाने के बाद वहां के बिजनेसमैन के साथ बात करें और कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ करें। तो जो कॉन्ट्रैक्ट शेयर मार्केट से बाहर पर्सनल ग्राउंड पर होता है उसे हम ओटीसी कहते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट शेयर मार्केट के अंदर होता है उसे हम एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। OTC, if you choose an OTC derivative, you might directly negotiate with another party, such as oil producer, to create a customized contract that suits both your need. अब जैसे सपोज करिए आप गोल्ड की जगह कोई ऑयल प्रोड्यूसर से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप स्टॉक एक्सचेंज की बजाय आपने पर्सनल ग्राउंड पर उससे बात करी और एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनवाया जो आप दोनों के हिसाब से कस्टमाइज है और आप दोनों को सूट करता है। दिस टर्म इंक्लूड द क्वांटिटी, प्राइस एंड स्पेसिफिक ऑफ योर एग्रीमेंट। और जबकि अगर मैं एक्सचेंज ट्रेडेड की बात करता हूं, ऑन द अदर हैंड इफ यू गो फॉर एक्सचेंज ऑप्ट एन एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव यू कुड यूज स्टैंडर्डाइज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर तो आप अपने हिसाब से ओटीसी में चीजों को कस्टमाइज करा सकते हैं, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वो स्टैंडर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, मतलब उनके रूल्स रेगुलेशन सब स्टैंडर्ड होंगे जो सबके लिए सेम होंगे। These contracts have predefined terms such as the amount of oil, expiration date, provide a more straightforward and easy tradable solution। कहीं ना कहीं ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा इसके अंदर सब चीजें पहले से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रूल्स रेगुलेशन में डिसाइडेड है, आपका अमाउंट, आपकी डेट और इसके अलावा जो भी आपके नेगोशिएशंस हैं। ओटीसी की अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स आर कॉन्ट्रैक्ट दैट आर ट्रेडेड डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टीज। ये एक तरीके से डायरेक्टली दो पार्टीज के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, ऑफन कस्टमाइज टू मीट द स्पेसिफिक नीड। और दोनों पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव आर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट। ये एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब इसके अंदर आप अपने हिसाब से कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं करा सकते, जो स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स रेगुलेशन है, जो भी उनका कंफर्म थीम है उसी के हिसाब से आप चलेंगे, विद टर्म्स एंड कंडीशन सेट बाय द एक्सचेंज। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सप्लेन ओटीसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक हम लोगों ने ओटीसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एक शॉर्ट समरी पढ़ी है, बट अगर इसकी डिटेल की बात करते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव आर स्टॉक और बॉन्ड्स दैट यू बाय ऑन ए पब्लिक मार्केट, व्हाइल ओटीसी ओवर द काउंटर डेरिवेटिव आर लाइक द प्राइवेट एग्रीमेंट। अगर एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव की बात करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया वो पब्लिक मार्केट से लिया हुआ है, जबकि ओटीसी आपका एक प्राइवेट एग्रीमेंट होता है। इन सिंपल टर्म ओटीसी डेरिवेटिव आर मोर लाइक एग्रीमेंट मेड बिहाइंड क्लोज डोर्स। तो एक तरीके से एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो क्लोज डोर्स में होता है, मतलब ओपनली इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं बताएगा, वेयर ईच पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन रिस्क। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि आप किसी लोकल ज्वेलर की शॉप पर जाकर पर्सनल ग्राउंड पे कोई गोल्ड से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसके रिस्क के लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, बिकॉज देयर आर नॉट स्ट्रिक्ट रूल लाइक यू हैड फाइंड इन अ पब्लिक मार्केट। जैसा शेयर मार्केट में गोल्ड बॉन्ड के स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, बट यहां पर ऐसे कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। नाउ द की फीचर्स ऑफ ओटीसी, फर्स्ट, counterparty risk is managed by individual. In OTC each party handles their own risk. हर एक पार्टी रिस्क अपने हिसाब से देखेंगे। इट्स नॉट ओवरसीन बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी इनके रिस्क के अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। मतलब अगर इसके अंदर कोई भी रिस्क होगा तो पार्टी जो दोनों हैं वही अपने बेस पर इस रिस्क को नेगोशिएट करेंगे। नो फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन। Unlike exchange traded derivative, OTC contract does not have strict rules about how the risk responsibility. अगर आप गोल्ड बॉन्ड लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज से तो उसके रूल्स रेगुलेशन बहुत फिक्स हैं,
रिस्क का सिनेरियो भी बहुत अच्छे ढंग से मैनेज है। लेकिन अगर यही आप गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्सनल ज्वेलर से करते तो उसके कोई भी रिस्क का कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है और कोई भी सिनेरियो फिक्स नहीं है। इट इज काइंड ऑफ लाइक मेक योर ओन रूल्स, ये एक तरीके से अपने रूल बनाने वाली बात हो जाती है। नो फॉर्मल रूल फॉर मार्केट स्टेबिलिटी। ओटीसी डज नॉट हैव सेट रूल और सिम्टम्स टू मेक श्योर मार्केट स्टे स्टेबल एंड फेयर फॉर एवरीवन इन्वॉल्व। ओटीसी के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है जो सबके लिए कॉमन हो। इट्स बिट लाइक अ वाइल्ड वेस्ट कंपेयर टू द ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। एक तरीके से यहां पर सब चीजें आपके अपने टर्म्स कंडीशन पर रहती है। Not regulated like exchange traded. OTC contract does not have a specific regulatory authority. यहां पर स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है सेबी है। अगर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कोई भी चीट या कोई भी ग्लिच आता है तो सेबी उसको कंट्रोल करता है, बट ओटीसी के ऊपर ऐसी कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। इंस्टेड दे आर इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेशनल लॉज, बैंकिंग रूल्स एंड जनरल मार्केट ओवर्स। विच आर बेसिक डेरिवेटिव्स। तो अगर हम बेसिक डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो ये हमारे चार तरीके के हैं: फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस एंड स्वैप। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इमेजिन यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू यूएसए इन 3 मंथ्स। आप कोई एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं अमेरिका का अगले 3 महीनों के अंदर, एंड यू आर वरीड अबाउट द एक्सचेंज रेट चेंजिंग। और आपको ये सबसे बड़ी टेंशन है कि कहीं 3 महीने बाद जो एक्सचेंज रेट है उसमें कोई मैनिपुलेशंस ना हो जाए, कोई वेरिएशंस ना आ जाए। यू कुड एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद अ फ्रेंड हु इज गुड विद करेंसीज। आपने क्या किया, एक आपका दोस्त जो करेंसीज के मामले में बहुत अच्छा बिजनेस करता है, आपने उसके साथ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। आप लोगों के दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हैं, एक है आपका फॉरवर्ड और एक कॉन्ट्रैक्ट है आपका फ्यूचर। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ओटीसी मार्केट के अंदर होता है और फ्यूचर जो है हमेशा स्टॉक एक्सचेंज में होता है। मतलब शेयर मार्केट के अंदर होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और उससे बाहर होने वाले पर्सनल ग्राउंड पर होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम लोग ओटीसी बोलते हैं। तो दैट मीन्स ओटीसी वो प्लेस होता है जो हमारा शेयर मार्केट से बाहर होता है, पर्सनल ग्राउंड पर, जहां पर हम लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। You agreed to exchange a certain number of money at today's rate. आपने अपने दोस्त के साथ आज के रेट के हिसाब से करेंसी का एक डील फाइनल कर लिया। This way you secure a fixed rate, protecting yourself from potential currency. अब हुआ क्या, जब आपने अपना रेट फिक्स कर लिया तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में होने वाले रेट राइज से जो आपको नुकसान था, आपने उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। However, there is a risk that your friend might not fulfill the agreement. But रिस्क तो है, क्योंकि ये ओटीसी मार्केट है, ओवर द काउंटर, जिसके अंदर हमारे जो एग्रीमेंट होते हैं म्यूचुअल होते हैं, शेयर मार्केट के जैसे एक किसी ऑथराइज बॉडी में नहीं होते। तो कहीं ना कहीं ये डाउट लगा रहेगा कि कहीं आपका जो फ्रेंड है इस एग्रीमेंट को फुलफिल ना करे, एंड यू कुड फेस सम लॉसेस। अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की ही बात करता हूं तो इसमें डेफिनेशन में हम लोग लिखेंगे अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक अ प्रॉमिस टू बाय और सेल समथिंग एट ए स्पेसिफिक प्राइस ऑन ए फ्यूचर डेट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोग प्रॉमिस करते हैं आपस में किसी भी चीज को बाय या सेल करने के लिए फ्यूचर डेट पर। पीपल ऑफन यूज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर करेंसीज इंटरेस्ट रेट। नॉर्मली ये करेंसीज और इंटरेस्ट रेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। टू पार्टीज एग्रीज डायरेक्टली टू द टर्म, दीज टर्म्स आर पर्सनलाइज्ड बेस्ड ऑन व्हाट बोथ पार्टीज नीड। हालांकि दोनों की दोनों पार्टीज आपस में म्यूचुअल टर्म्स रखती हैं, आपस में इस कॉन्ट्रैक्ट को कस्टमाइज करती हैं, जहां पर दोनों के दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट से सेटिस्फाई हो जाए। रिस्क फैक्टर, सिंस दीज कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट ओवरसीन बाय एन एक्सचेंज, देयर इज अ रिस्क। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नॉर्मली ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ओवर द मार्केट होता है, हमारा ओवर द काउंटर होता है, तो कहीं ना कहीं ये एक रिस्क में तो रहता ही है, कहीं सामने वाली पार्टी इस एग्रीमेंट को फुलफिल ना करे। That one party might not keep their promise. For example, someone might not deliver the agreed asset. और कहीं ना कहीं किसी भी एक पार्टी के एग्रीमेंट को फुलफिल ना करने की वजह से एक बहुत बड़ा रिस्क दूसरी पार्टी के लिए हो जाता है। नाउ द सेकेंड इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। लिसन, फॉरवर्ड और फ्यूचर ये दोनों ही फ्यूचर के लिए हैं, लेकिन फॉरवर्ड ओटीसी में डील होता है और फ्यूचर आपका स्टॉक एक्सचेंज में डील होता है। Let's say you are a farmer and you
आर वरीड दैट द प्राइस ऑफ wheat might not drop by the time you harvest। आप एक फार्मर हैं, आप इस बात से बहुत डरे हुए हैं कि प्राइस जो है फ्यूचर में वीट का कम ना हो जाए। यू कुड एंटर इनटू ए वीट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब आपने क्या किया, वीट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर। दिस कॉन्ट्रैक्ट गारंटी यू अ फिक्स सेलिंग प्राइस फॉर योर वीट। अब चूंकि आप कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर डील कर रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपको गारंटी देता है आपके फ्यूचर के सेल प्राइस को लेके, एक फिक्स सेल प्राइस को लेकर। When you are ready to sell, protecting you from potential price decrease। और कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में होने वाले लॉसेस से। द एक्सचेंज एंश्योर बोथ पार्टी स्टिक टू द एग्रीड टर्म। अब जब आप एक रेगुलेटरी बॉडी सेबी के अंडर में होंगे और स्टॉक एक्सचेंज आपकी इस बात को एंश्योर करेगा बायर और सेलर दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करें। A future contract is like a deal between two parties। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच का डील है। टू बाय और सेल समथिंग एट ए स्पेसिफिक प्राइस। और दोनों की दोनों पार्टी एक स्पेसिफिक प्राइस पे या तो चीज को बेचेंगी या वो खरीदेंगी। अनलाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर आर ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज। फॉरवर्ड जो है पर्सनल होता है और जबकि फ्यूचर जो है आपका ऑर्गेनाइज एक्सचेंज में डील किया जाता है। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज मीनिंग दे हैव सेट टर्म्स दैट एवरीवन फॉलो। अब यहां पर जो आपकी ऑर्गेनाइज मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, उनके रूल्स सबके लिए फिक्स है। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बिग बायर है, स्मॉल बायर है, सबके लिए रूल उनके स्टैंडर्डाइज हैं, सेम है। द एक्सचेंज एंश्योर दैट द डील हैपन्स एज एग्रीड अपॉन। अब फॉरवर्ड में ये प्रॉब्लम आती है कि सामने वाली पार्टी अगर डिच कर गई तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी को उसकी वजह से सफर करना पड़ता है। लेकिन यहां पर स्टॉक एक्सचेंज हमेशा इस बात को इंश्योर करता है कि जो डील है वो हो जानी चाहिए फ्यूचर में। दिस रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ वन पार्टी नॉट होल्डिंग अप एंड एंड ऑफ द बार्गेनिंग। और कहीं ना कहीं ये आपके रिस्क को भी कम करता है। लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन, द बायर इज कॉल्ड लॉन्ग एंड द सेलर इज कॉल्ड शॉर्ट। जो बायर होते हैं हम उनको लॉन्ग बोलते हैं और जो सेलर होते हैं उनको शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। नाउ द थर्ड इज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। Option gives you right to buy or sell something in future at a predetermined price। ऑप्शन आपके पास एक चॉइस देता है कि आप जो है फ्यूचर में डील को फाइनलाइज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ये आपके लिए एक चॉइस बन जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शन, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। राइट टू बाय, अगर हमें किसी चीज को खरीदनी होती है तो इसे हम बोलते हैं कॉल ऑप्शन। राइट टू सेल, और अगर हम इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में किसी को बेचते हैं तो हम लोग बोलते हैं उसको पुट ऑप्शन। फॉर एन एग्जाम्पल, यू बाय अ कॉल ऑप्शन फॉर 100 शेयर्स ऑफ ए कंपनी एट ₹150। आप 100 शेयर्स खरीद रहे हैं 150 के रेट से। इफ द स्टॉक प्राइस इज गोज अप यू कैन एक्सरसाइज योर राइट टू बाय एट 150। शेयर प्राइस जो है बढ़ जाता है, आपका 150 के बजाय 200 हो जाता है, बट आपकी तो डील 150 की है, आप इसको लेंगे। देन सेल एट द हायर मार्केट प्राइस। पुट ऑप्शन, you buy a put option for 50 share of a company at 200। आपने 50 शेयर्स को सेल करने के लिए निकाला 200 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। इफ द स्टॉक प्राइस फॉल यू कैन एक्सरसाइज योर राइट टू सेल 200। और अगर शेयर मार्केट में स्टॉक का रेट कम जाता है तो आप उसको 200 पर बेच सकते हैं, प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम लॉस। अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की मैं टाइप की बात करता हूं तो एक होते हैं यूरोपियन और एक होते हैं अमेरिकन। यूरोपियन ऑप्शंस यू कैन एक्सरसाइज इट ओनली एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड है 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, जब वो पूरा हो जाता है तभी आपका ऑप्शन मैच्योर होगा। इसे हम लोग यूरोप ऑप्शन बोलते हैं, यूरोपियन ऑप्शन सॉरी। अमेरिकन ऑप्शन यू कैन एक्सरसाइज एट एनी टाइम अप टू द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, या आपके पास 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है बट आप विद इन 3 मंथ्स कभी भी उसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, कभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अमेरिकन। स्वैप, स्वैप आर लाइक फाइनेंशियल डील बिटवीन टू पार्टीज। स्वैप अपने आप में एक फाइनेंशियल डील होती है टू पार्टीज में, वेयर दे एक्सचेंज मनी इन फ्यूचर बेस्ड ऑन ए सेट प्लान। देयर आर टू कॉमन टाइप्स ऑफ स्वैप, इंटरेस्ट रेट स्वैप एंड करेंसी स्वैप। इमेजिन यू हैव अ लोन विद अ फिक्स इंटरेस्ट रेट। आपने कोई एक लोन लिया है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल फिक्स है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, मतलब उसमें कोई भी फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। एंड योर फ्रेंड हैज द लोन विद अ वेरिएबल रेट, और आपके फ्रेंड के पास जो लोन है वो वेरिएबल रेट है।
यू डिसाइड टू एक्सचेंज योर इंटरेस्ट पेमेंट। अब आप दोनों ने आपस में एक्सचेंज कर लिया अपना इंटरेस्ट पेमेंट को। नाउ यू गेट अ बिट फ्लेक्सिबिलिटी एंड योर फ्रेंड गेट सम स्टेबल। अब चूंकि आप जो है हमेशा फिक्स देते आ रहे थे, अब एक्सचेंज कर लिया आपने इंटरेस्ट, तो इससे क्या हो गया, आपको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई और आपके फ्रेंड जो हमेशा वॉलेटाइल पोजीशन में रहता था उसको कुछ हिस्सा फिक्स का मिल गया। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गई। बोथ पार्टीज एक्सचेंज इंटरेस्ट पेमेंट एंड इट इज इन द सेम करेंसी। सबसे बड़ी बात है इंटरेस्ट पेमेंट में एक्सचेंज तो होता है, बट ये सेम करेंसी में होता है। नाउ द करेंसी स्वैप, पार्टीज नॉट ओनली एक्सचेंज द इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी बट ऑल्सो द इंटरेस्ट। इसके अंदर हम मनी को भी एक्सचेंज करते हैं और इंटरेस्ट को भी एक्सचेंज करते हैं। बट यहां पर एक सबसे बड़ा ट्विस्ट है, द कैश फ्लोज इन वन डायरेक्शन आर इन डिफरेंट करेंसी दैट डोज इन द अपोजिट। अब यहां पर हमेशा करेंसी का एक्सचेंज रहता है, मतलब एक करेंसी और दूसरी करेंसी में एक्सचेंज रहता ही रहता है। थिंक ऑफ ए कंपनी इन इंडिया प्लानिंग टू एक्सपेंड इन द यूएस। इंडिया की एक कंपनी है जो यूएस में अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रही है। दे फाइंड यूएस कंपनी विद प्लान टू ग्रो इन इंडिया, और वहां पर एक यूएस में कंपनी है जो इंडिया में अपने आप को ग्रो करना चाहती है। तो मतलब इंडिया की कंपनी यूएस में ग्रो करना चाहती है और यूएस की कंपनी इंडिया में ग्रो करना चाहती है। द मैजिक हैपन व्हेन दे डिसाइड टू स्वैप बोथ मनी एंड फ्यूचर इंटरेस्ट पेमेंट। और मैजिक तो तब हुआ जब दोनों ने मनी और इंटरेस्ट पेमेंट को स्वैप कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, बट इन ईच अदर करेंसी, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी कंट्री की करेंसी में उसको एक्सचेंज करा। नाउ दे कैन टेक नेविगेट देयर न्यू मार्केट विद इजीली। अब इससे क्या गया कि इंडिया के पास यूएस की करेंसी है और यूएस कंपनी के पास इंडियन की करेंसी है, तो दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से स्वैप से बहुत अच्छे ढंग से नई मार्केट को नेविगेट कर सकते हैं। एक्सप्लेन हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट। तो हम लोगों ने पहले तो पिछले लेक्चर में जो हिस्ट्री पढ़ी थी वो डेरिवेटिव्स की पढ़ी थी, इसके अंदर हम लोग फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अर्ली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड ईबीओटी। अर्ली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन यूएस एम टू एंश्योर बायर एंड सेलर फॉर कमोडिटी। स्टार्टिंग में ये जो कॉन्ट्रैक्ट थे यूएस के अंदर थे, जहां पर मेन था एम हमारा बायर और सेलर दोनों कमोडिटी में एक दूसरे के साथ डील कर सके। क्रेडिट रिस्क पोज्ड अ चैलेंज डिलीडिंग शिकागो बिजनेसमैन टू फॉर्म द शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड। और क्रेडिट रिस्क कहीं ना कहीं शिकागो के बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही थी, और उसके लिए उन्होंने शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड को एस्टेब्लिश किया 1848 में। सीबीओटी, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, लिस्टेड द फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नोन एज द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन 1865। देखिएगा ये बोर्ड एस्टेब्लिश तो 1848 में हुआ था, लेकिन ये इसने अपने आप को रजिस्टर्ड 1865 में कराया था। अपने आप को इसने फर्स्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के नाम से रजिस्टर्ड कराया। द कोलैप्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इन द 70s क्रिएट करेंसी वॉलेटिलिटी पुशिंग कंट्रीज टू अडेप्ट। अब कोलैप्स हो गई थी फिक्स एक्सचेंज रेट मार्केट 1970 के अंदर, तो कहीं ना कहीं कंट्रीज की जो करेंसी थी वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गई थी। In 1972, foreign currency future were introduced at the Chicago Mercantile Exchange to help manage risk. अब हुआ क्या, 1972 में फॉरेन करेंसी फ्यूचर डेवलप किए गए शिकागो के अंदर, ताकि जो रिस्क है उसको मैनेज किया जा सके। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड एस्टेब्लिशेस द शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज। अब ये जो बोर्ड ऑफ ट्रेड था इसका नाम हो गया है बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज 1973 में। First stock index future based on S&P 500 index start trading in city. Explain participant in derivative market. Derivative market में participant कौन से हैं? First is stock exchange. This is like a marketplace where people buy and sell derivative. अब stock exchange अपने आप में एक place है, marketplace है, जहां पर जितने भी buyers होते हैं वो उनके पास एक प्लेटफॉर्म होता है डेरिवेटिव्स को खरीदने का, और सेलर्स के पास प्लेटफॉर्म होता है डेरिवेटिव्स को बेचने का। जस्ट लाइक हाउ यू माइट गेट ग्रोसरी फ्रॉम अ स्टोर। फॉर एग्जाम्पल द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर, दे आर द सेकेंड पार्टिसिपेंट। दीज आर द पीपल और इंस्टीट्यूशन हु बाय एंड सेल। ये पीपल भी हो सकते हैं और इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं जो डेरिवेटिव्स को बाय या सेल करते हैं। दे कैन बी एनीवन फ्रॉम रेगुलर इंडिविजुअल लाइक यू एंड मी। रिटेल इन्वेस्टर, ये आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर भी हो सकते हैं और बिग कंपनीज या बैंक्स भी हो सकते हैं। ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट रीजन फॉर बाइंग डेरिवेटिव। अब चाहे मैं डेरिवेटिव बाय कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, बैंक कर रहे हैं, सबके अपने अपने रीजन है।
फॉर एग्जाम्पल अ रिटेल इन्वेस्टर माइट बाय अ डेरिवेटिव टू स्पेकुलेट ऑन द फ्यूचर प्राइस। एक रिटेलर ने डेरिवेटिव खरीदे हैं, सस्ते रेट पे खरीदे हैं ताकि वो फ्यूचर में उन्हें बेच सके महंगे रेट पर और वो प्रॉफिट अर्न कर सके। वाइल अ बैंक माइट यूज डेरिवेटिव टू मैनेज रिस्क इन देयर इन्वेस्टमेंट। और बैंक जो है इन डेरिवेटिव्स को खरीद रहा है अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए। Regulatory authorities, these are the third participant. These are the government organizations that make sure everything in the derivative market is fair and legal. ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो भी डेरिवेटिव मार्केट है उसके अंदर हर चीज फेयर और लीगल हो रही है या नहीं हो रही है। दे सेट रूल्स एंड रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर। और इसी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रूल्स और रेगुलेशन को बनाया है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड कीप द मार्केट रनिंग स्मूथली। इन इंडिया सेबी, इंडिया में सेबी है जो सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस बना रहे ताकि इन्वेस्टर प्रोटेक्टेड रहे और साथ साथ मार्केट बहुत पीसफुल चलती रहे। अदर्स, दीज आर वेरियस अदर एंटिटीज दैट प्ले अ रोल इन द डेरिवेटिव मार्केट। ये हमारी बाकी की सब एंटिटीज हैं जिनका डेरिवेटिव मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एजेंसीज, दीज आर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैंडल द प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन एंड मेक श्योर एवरीथिंग। क्लियरिंग और सेटलमेंट एजेंसी जो है इस बात पे फोकस करती है कि जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं वो सेटल रहनी चाहिए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, दीज असेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ कंपनीज एंड गवर्नमेंट। ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं ये कहीं ना कहीं क्रेडिट वर्दीनेस को शो करता है कंपनीज की और गवर्नमेंट की। इन्वेस्टर्स ग्रीवियंसेस, अब देखिएगा इन्वेस्टर है, प्रॉब्लम भी होगी, कोई ना कोई उसका ग्लिच भी होगा मार्केट के अंदर, वो उसकी प्रॉब्लम को हम कहां रख सकते हैं? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस सेल बनाए हैं। दीज आर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैंडल कंप्लेंट और इश्यूज दैट इन्वेस्टर्स में हैव विद देयर इन्वेस्टमेंट। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस बने ग्रीवियंसेस सेल, ये कहीं ना कहीं हैंडल कर रही है कंप्लेंट्स को इन्वेस्टर्स की, जिससे इन्वेस्टर्स जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में रहा है। देखिए आज तक आप लोगों ने हमेशा इन्वेस्टर्स के बारे में सुना, बट क्या आप लोगों ने कभी इन्वेस्टर्स के टाइप के बारे में सुना है? बिल्कुल भी नहीं। तो आज हम लोग इन्वेस्टर्स के टाइप के बारे में सुनेंगे। Hedgers, these are like insurance buyer, they want to protect themselves from price changes. ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपने आप को रिस्क फ्री रखना चाहते हैं, बिल्कुल लाइक इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या करता है? रिस्क से बचाता है। तो ये इन्वेस्टर्स अपने आप को रिस्क से बचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी माइट यूज डेरिवेटिव टू हेज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ राइजिंग प्राइस फॉर रॉ मटेरियल इट नीड टू प्रोड्यूस इट्स प्रोडक्ट। अब एक कंपनी जो है डेरिवेटिव्स का यूज कर रही है ताकि फ्यूचर में आने वाले प्राइसेस के अप्स और डाउन से जो रिस्क है उससे बचा जा सके। सेकंड कैटेगरी जो इन्वेस्टर्स के, दे आर स्पेकुलेटर्स। दीज आर लाइक गैम्बलर्स, ये बिल्कुल गैम्बलर के जैसे होते हैं। दे आर बेटिंग ऑन वेदर द प्राइस ऑफ दोज एसेट्स विल गो अप और डाउन इन फ्यूचर। नॉर्मली ये क्या करते हैं? सस्ता शेयर खरीदते हैं, महंगा बेचते हैं। मतलब कम अमाउंट जब किसी शेयर की होती है तो उस पर इन्वेस्ट करते हैं और जब इन्हें प्रॉफिट्स दिखता है तो ये उसको सेल करते हैं। Someone might buy a future contract betting that the price of oil will go up, hoping to sell it later at a higher price, make a profit. किसी एक इन्वेस्टर ने ऑयल कंपनी के शेयर्स खरीदे और मेन पर्पस क्या है? फ्यूचर में जब उसका रेट बढ़ जाएगा तो वो ये जो आज सस्ते रेट पर शेयर्स खरीदे उन्हें बेच देगा। आर्बिट्रेजर्स, these are like market detective, they look for price difference between different markets or contracts and try to make risk free. ये एक तरीके से मार्केट के डिटेक्टिव्स होते हैं जो अलग अलग प्राइसेस को अलग अलग मार्केट में सर्च करते हैं और अपने आप को रिस्क फ्री रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे सी दैट द प्राइस ऑफ स्टॉक इन द कैश मार्केट इज लोअर देन द फ्यूचर प्राइस, दे माइट बाय द स्टॉक इन द कैश मार्केट। अब यहां पर एक इन्वेस्टर ने फ्यूचर मार्केट और कैश मार्केट दोनों के अंदर देखा कि किस शेयर का प्राइस कैश मार्केट में कम है, फ्यूचर मार्केट में ज्यादा है। उसने कैश मार्केट में वो स्टॉक खरीदा एंड सेल इट इन द फ्यूचर मार्केट, और फ्यूचर मार्केट में उसे बेच के अपने आप को प्रॉफिट में रखा। हाउ डज डेरिवेटिव मार्केट सर्व सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द इकोनॉमी? मतलब जो हमारी डेरिवेटिव मार्केट है इसकी हमारी इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है? नाउ द फर्स्ट इज प्राइस डिस्कवरी। It helps determine the future direction of price for assets like stock और commodities. एक तरीके से डेरिवेटिव मार्केट से हम लोग किसी भी एसेट का फ्यूचर प्राइस डिटरमाइन करते हैं। तो डेरिवेटिव हमारी इकोनॉमी के अंदर प्राइस को डिस्कवर करने में, प्राइस को सेट करने में बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑयल सजेस्ट दैट द प्राइस विल राइज इन द फ्यूचर, इट कैन इन्फ्लुएंस द करंट प्राइस। अगर मान लिया ये लगता है कि किसी ऑयल कंपनी का फ्यूचर में जो रेट है वो
राइज होगा तो नेचुरल है इस बात से उसके करंट प्राइस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। सेकंड, market transfer. It allows people or companies to transfer risk they do not want to other who are willing to take them. नॉर्मली क्या होता है, एक तरीके से डेरिवेटिव रिस्क को ट्रांसफर कर देते हैं। तो रिस्क ट्रांसफर करने से क्या एडवांटेज होता है, वो जब सब में बढ़ जाता है तो रिस्क बहुत कम हो जाता है। फॉर इंस्टेंस, अ फार्मर माइट यूज डेरिवेटिव टू हेज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ फॉलिंग क्रॉप प्राइस, ट्रांसफरिंग दिस रिस्क टू इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू टेक। एक फार्मर ने क्या करा, जो अपना रिस्क था क्रॉप के प्राइस को रिड्यूस होने का, वो किसी दूसरे इन्वेस्टर्स पर डाल दे। तो अब जो रिस्क है, पहले अकेला फार्मर बियर कर रहा था, अब ये रिस्क दो लोगों में आ गया। तो एक तरीके से डेरिवेटिव रिस्क को ट्रांसफर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इंक्रीज मार्केट एक्टिविटी बाय प्रोवाइडिंग अ वे ऑफ मैनेज रिस्क डेरिवेटिव अट्रैक्ट मोर पार्टिसिपेंट टू द मार्केट, इंक्रीज ट्रेडिंग वॉल्यूम। आप मुझे एक बात बताइएगा, आप शेयर मार्केट में कब काम करना चाहेंगे, जब आपको लगेगा शेयर मार्केट रिस्क फ्री हो चुके हैं, अब उसके अंदर रिस्क बहुत कम हो चुका है, बहुत नेग्लिजिबल रिस्क है। तो एक तरीके से जब मार्केट रिस्क फ्री हो चुकी है तो मार्केट में एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी, ट्रेडिंग एक्टिविटीज राइज हो जाएंगी। दिस बेनिफिट एवरीवन इन्वॉल्व बाय प्रोवाइडिंग मोर लिक्विडिटी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट। तो एक तरीके से हर एक इन्वेस्टर के पास डेरिवेटिव की वजह से लिक्विडिटी और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, जिसकी वजह से मार्केट में एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कंट्रोल स्पेकुलेशन, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग वेयर पीपल बेट ऑन प्राइस मूवमेंट। अब स्पेकुलेटिव कब होगा, जब लोग बाग प्राइस मूवमेंट पर बेट करेंगे, मतलब रेट के बढ़ने या कम होने पर अपना बेटिंग लगाएंगे। इज मोर कंट्रोल इन द डेरिवेटिव मार्केट कंपेयर टू द कैश मार्केट। तो कैश मार्केट के कंपेरेटिवली डेरिवेटिव मार्केट में स्पेकुलेशन कम होता है, वहां पर यह एक्टिविटी को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया गया है। दिस हेल्प प्रिवेंट एक्सेसिव स्पेकुलेशन एंड इंश्योर अ मोर स्टेबल मार्केट। और कहीं ना कहीं जहां पर एक्सेसिव स्पेकुलेशन को कंट्रोल किया गया है तो मार्केट हमारी ज्यादा स्टेबल है। अब आता है व्हाट आर इंटरेस्ट रेट्स। एज यूजुअल आप लोगों ने हमेशा इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा है, बट उसकी कैटेगरी कितनी है वो हम इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट क्या है? When you invest money, you get back more money over time in the form of interest. आपने सपोज करिए 10,000 रुपीज का इन्वेस्ट करें और आपको 2 साल बाद या 1 साल बाद 11,000 आ रहा है, तो इसका मतलब जो सरप्लस आपको आ रहा है वो इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट रेट्स कैन बी इधर कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट। एक तरीके से या तो कॉन्टिन्यूस होंगे और या फिर ये डिस्क्रीट होंगे। कॉन्टिन्यूस वर्सेस डिस्क्रीट कंपाउंडिंग। कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग हैपन व्हेन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चेंजेस स्मूथली ओवर टाइम लाइक स्टॉक। अब कंपाउंडिंग क्या होता है, कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग कब होगा, जब इन्वेस्टमेंट में जो हमारी रिटर्न्स हैं वो समय के साथ साथ बदली जाएगी। डिस्क्रीट कंपाउंडिंग अकर्स एट ए स्पेसिफिक इंटरवल लाइक एनुअली, क्वार्टरली। और डिस्क्रीट कंपाउंडिंग कब होगा, जब जो चेंजेस आएंगे वो एनुअली, क्वार्टरली या डेली बेसिस पर होंगे। कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग, ये एग्जांपल है इसका। इमेजिन यू हैव इन्वेस्टेड 100 रुपीज इन अ स्टॉक दैट प्रोवाइड अ कॉन्टिन्यूस रिटर्न ऑफ 5% पर annum। आपने 100 रुपीज स्टॉक में लगाए हैं, आपको 5% के हिसाब से रिटर्न आ रहा है। विद कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग द रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट इज कैलकुलेटेड कॉन्टिन्यूसली, मीनिंग योर इन्वेस्टमेंट ग्रो स्मूथली ओवर टाइम। अब जो ये हमारा कॉन्टिन्यूइंग कंपाउंडिंग है, इसमें क्या होगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है ये ओवर द टाइम इजीली ग्रो करती चली जाएगी। आफ्टर 1 ईयर इन्वेस्टमेंट आपके हो जाएंगे 105, देन 2 ईयर बाद 110.49 और इसी रेट से ये बढ़ते चले जाएंगे। डिस्क्रीट कंपाउंडिंग, नाउ कंसीडर यू इन्वेस्टेड द सेम ₹100 फिक्स डिपॉजिट में 5% इंटरेस्ट पर, बट व्हेन क्वार्टरली कंपाउंडिंग इन केस द रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट इज कैलकुलेटेड एडेड टू योर प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब क्या होगा कि आपके जो ये रिटर्न्स है ये आपके प्रिंसिपल में दोबारा से ऐड हो जाएगी। अब आपका जो इन्वेस्टमेंट है एक क्वार्टर में 101.25 हो जाएगा, सेकंड में 102.51, सो ऑन। तो ये एक आपके फिक्स इंटरवल पर चलता रहेगा। तो अगर मैं कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग की बात करता हूं तो ये ईयरली रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, और डिस्क्रीट आपका मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या डेली बेसिस पर होगा। एक्सप्लेन स्टॉक इंडेक्स। पहले तो देखिएगा स्टॉक इंडेक्स होता है क्या। आप लोगों ने कुछ इस टाइप से इमेज बहुत बार देखी होगी। ये या तो हमें मार्केट का राइज दिखाता है या ये हमें मार्केट का डाउन दिखाता है। अ स्टॉक इंडेक्स इज लाइक अ नंबर दैट शोज हाउ अ ग्रुप ऑफ स्टॉक आर डूइंग ओवर टाइम। एक्चुअली ये जो स्टॉक इंडेक्स होता है ये हमें बताता है कि जो मोरओवर कैटेगरी ऑफ ग्रुप है स्टॉक्स की वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब ज्यादातर शेयर मार्केट में जो स्टॉक्स है कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर
बहुत सारे स्टॉक्स अपलिफ्ट हो रहे होंगे, उनके प्राइसेस राइज हो रहे होंगे, तो ये इंडेक्स जो है अपलिफ्ट होगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही शेयर जो हैं रेट राइज करके बैठे। हाउ इट इज कैलकुलेटेड? इट इज कैलकुलेटेड बाय लुकिंग एट द एवरेज प्राइस ऑफ द स्पेसिफिक ग्रुप। इसको हम लोग किसी भी ग्रुप के एवरेज प्राइस से चेक करते हैं। द मेन इंडेक्स ऑफ एनएसए इज निफ्टी 50। आपको पता है ये जो आप इंडेक्स देखते हैं, ये जो आप एरो हमेशा देखते हैं, ये निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट करता है। It is a well-diversified 50 stock index across 13 sectors of the economy, and the base value of Nifty was set up 1000 on the start date November 3, 1995। मतलब इसके अंदर 13 सेक्टर है। सेक्टर का मतलब हो गया लाइक ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, इस तरीके से 13 सेक्टर है। उनकी टॉप कंपनीज को लिया गया है, तो एक तरीके से बहुत ही डाइवर्सिफाइड फंड है। और जब ये हमारा 3 नवंबर 1995 में स्टार्ट हुआ था, तो इसका बेस वैल्यू 1000 रखा गया था। आज अगर ये 20,000 है, 22,000 है, तो आप ऑन एन एवरेज आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट 20 टाइम्स राइज हो चुकी है, 22 टाइम्स राइज हो चुकी है। अब ये जो हमारे सामने इंडेक्स है, इससे हमें क्या पता लगता है? तो सबसे पहले हमें पता लगता है मार्केट का बिहेवियर। इट शोज द मार्केट इज गोइंग अप और डाउन। जैसे ये वाला जो अपसाइड है, तो इसका मतलब मार्केट अपलिफ्ट हो रही है। पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस हेल्प इन्वेस्टर टू सी इफ द इन्वेस्टमेंट आर डूइंग बेटर और वर्स। एक तरीके से इन्वेस्टर्स को ये पता लग जाता है कि इन्वेस्टमेंट्स बेटर हैं या वर्स्ट हैं। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन दिस लाइक फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड। इसके अंदर हम लोग फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेड को भी इंक्लूड करते हैं। एक्सप्लेन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स मूवमेंट। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी शेयर मार्केट का इंडेक्स होता है, ये अपलिफ्ट भी होता है, डाउनवर्ड भी होता है, तो इसका हमारे इकोनॉमी से कैसे रिलेशन है? Index movement show how the stock market feel about the future profit of the companies। इंडेक्स मूवमेंट हमें ये बताता है कि कंपनीज के फ्यूचर प्रॉफिट कैसे होने वाले। इफ इन्वेस्टर्स थिंक प्रॉफिट विल बी बेटर द इंडेक्स गोज अप। अगर हमें लगता है इन्वेस्टर्स को कि प्रॉफिट जो है फ्यूचर में ज्यादा होने वाले हैं, अच्छे होने वाले हैं, इंडेक्स जो है अपलिफ्ट होगा। एंड इफ दे थिंक प्रॉफिट विल वर्स, तो ये आपका डाउनवर्ड हो जाएगा। स्टॉक प्राइस मूव बिकॉज ऑफ टू रीजन। अब ये जो मार्केट के अंदर शेयर का रेट है, स्टॉक का रेट है, ये किस वजह से मूव होता है? फर्स्ट, न्यूज अबाउट द कंपनी, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर लाइक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है या कोई फैक्ट्री क्लोज हो रही है, तो एक तो कंपनी की जो माइक्रो लेवल पर इंफॉर्मेशन होते हैं किसी प्रोडक्ट के लॉन्च होने की वजह से या फैक्ट्री के बंद होने की वजह से शेयर प्राइस पे फर्क पड़ता है। न्यूज अबाउट द इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी, लाइक कोई अगर गवर्नमेंट बजट अनाउंस करता है या चेंजेस आते हैं टैक्स के अंदर, तब तो एक तरीके से कंपनी की खुद की न्यूज से भी फर्क पड़ता है शेयर्स के ऊपर, जिसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर बोलते हैं, और गवर्नमेंट की वजह से भी फर्क पड़ता है, जिसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इंडेक्स कंस्ट्रक्शन। ये जो हमारा इंडेक्स बना है, ये बनता कैसे? इन्वॉल्विंग बैलेंसिंग डाइवर्सिफिकेशन एंड लिक्विडिटी। एक्चुअली ये जो इंडेक्स है, इसमें डाइवर्सिफिकेशन लिक्विडिटी दोनों का ध्यान रखा गया है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि ये जो इंडेक्स है, ये मल्टीपल कंपनीज, मल्टीपल सेक्टर्स का है। अ वेल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स द मार्केट इकोनॉमी एक्यूरेटली। अगर हम सिर्फ और सिर्फ सेक्टोरियल फंड को लेते हैं, लाइक सिर्फ खाली बैंकिंग को लेते हैं या ऑटोमोबाइल को लेते हैं, तो ये कभी भी हमें ट्रू पिक्चर नहीं देगा। तो इस वजह से हम सेक्टोरल फंड को ना लेके हम डाइवर्सिफाइड फंड को देखते हैं, ताकि हमें मार्केट की पूरी ये रेंज बताए। However, there is a point whether adding more stock doesn't reduce risk much. Going from 10 to 20 stock reduces risk, but going beyond 100 stock does not reduce risk much more. अब होता क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन भी एक लिमिट में होना चाहिए कि आपने 10 से 20 पे किया या आप 100 तक गए, तो आपका रिस्क जो है 100 पर जाने पर बहुत ज्यादा वेरिएशन में नहीं आएगा। द कंप्यूटेशन मेथोलॉजी फॉलोड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स इज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स और प्राइस वेटेड इंडेक्स। तो हमारे पास इंडेक्स को मेजर करने के ये तीन मेथड है। एक्सप्लेन डिजायरेबल एट्रीब्यूट ऑफ एन इंडेक्स। अब ये जो हमारा इंडेक्स है, इसका क्या डिजायरेबल एट्रीब्यूट है? अ गुड मार्केट इंडेक्स शुड हैव द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। क्वालिटीज, मतलब एक अच्छा इंडेक्स अपने में क्या क्या क्वालिटी रखता है? फर्स्ट, इट शुड कैप्चर द बिहेवियर ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ डिफरेंट पोर्टफोलियो। अगर मान लिया ये इंडेक्स अपलिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब आपके 13 सेक्टर्स में से 10 या 12 या 9 सेक्टर, मोरओवर सेक्टर के जो है रेट राइज हो रहे हैं शेयर्स के, तो ये लार्ज वैरायटी को कवर करता है। द स्टॉक इंक्लूड द इंडेक्स शुड बी हाईली लिक्विड। और जो आपका स्टॉक है हमेशा हाईली लिक्विड होना चाहिए, मतलब आप उसे जब चाहें कैश में कन्वर्ट कर सकें। इट शुड बी प्रोफेशनली मैनेज्ड। आपका जो निफ्टी 50 है, ये बिल्कुल प्रोफेशनली मेंटेन्ड है।
A single stock or small group of stock in the index should not move the index. एक सिंगल स्टॉक जो है पूरे के पूरे इंडेक्स पर फर्क ना डाले. एक्सप्लेन इम्पैक्ट कॉस्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इम्पैक्ट कॉस्ट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ ट्रांजैक्शन इन अ गिवन स्टॉक. आपकी एक ट्रांजैक्शन को करने में जो भी कॉस्टिंग आती है उसको हम इम्पैक्ट कॉस्ट कहते हैं. फॉर स्पेसिफिक प्री डिफाइंड ऑर्डर साइज एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. इम्पैक्ट कॉस्ट इज लाइक द प्राइस यू पे व्हेन यू बाय और सेल स्टॉक. एक तरीके से जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या आप कोई भी शेयर बेचते हैं तो उस पर आने वाली कॉस्ट को हम लोग इम्पैक्ट कॉस्ट कहते हैं. इट टेल्स यू हाउ मच एक्स्ट्रा यू माइट हैव टू पे कंपेयर टू द स्टॉक एवरेज प्राइस. मतलब एक प्राइस जो है शेयर्स का, सपोज करते हैं हम एवरेज प्राइस 10 रुपए है, आप उसको 10.5 में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो 50 पैसे आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये दिस इज इम्पैक्ट कॉस्ट. It is good way to see how easy it is to trade a stock. Imagine you want to buy some shares of the company, you check the price and listed ₹10. आपने देखा कि जो एवरेज प्राइस है वो 10 रुपए आ रहा है स्टॉक का, बट व्हेन यू ट्राई टू बाय यू एंड अप पेइंग 10.50. और जब आपने उसको खरीदा तो वो आपको 10.50 का मिला बिकॉज द प्राइस वेंट अप ड्यू टू योर परचेज. तो जैसे आपने खरीदा इसका रेट अपलिफ्ट हो गया. तो इसका मतलब ये जो आपने 50 पैसे एक्स्ट्रा दिए हैं, दिस इज कॉल्ड इम्पैक्ट कॉस्ट. सो फाइनली हमारा ये चैप्टर नंबर 5 पूरा हो चुका है. आप इसको 2 बार सुनेंगे तो आपका एमसीक्यू वाला सेक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा. सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. थैंक यू. एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है. आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी. थैंक यू.